नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागमों की। उनमें हमने सबसे पहले यथार्थवाद और नव यथार्थवाद का अध्ययन कर लिया था। यथार्थवाद के कुछ एप्लीकेशंस भी हमने देख लिए थे, यथार्थवाद के अनुप्रयोग। आज तीसरा लेक्चर है, तीसरी क्लास है। इसमें हम दूसरी विचारधारा जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे, जिसे कहा जाता है आदर्शवाद। इसी का एक अन्य नाम भी है, इसी को कहा जाता है उदारवाद। आइडियलिज्म या लिबरलिज्म दोनों एक ही विचारधाराएं हैं। तो हम इसकी बेसिक से शुरुआत करते हैं और थोड़ा बहुत तुलना करते चलेंगे यथार्थवाद के साथ। यदि हम बात करें कि आदर्शवादी या उदारवादी मूल रूप में किस बात में विश्वास करते हैं, तो सबसे पहले उनका विश्वास होता है मानव स्वभाव के बारे में। मानव को वो स्वभाव से अच्छा मानते हैं। मानव स्वभाव के बारे में उदारवादी मानते हैं कि मानव स्वभाव अच्छा होता है। यहाँ यथार्थवादी कहते थे कि मानव का स्वभाव स्वार्थी होता है, लालची होता है और ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व पाने की वह इच्छा रखता है। लेकिन उदारवादी मानते हैं कि मानव स्वभाव से अच्छा होता है, और जो भी चूंकि मानव स्वभाव से अच्छा होता है और मानव ही दूसरे इंस्टीट्यूशन जैसे समाज, राष्ट्र, इन सभी का निर्माण मूल इकाई में इनमें मानव ही है, इसलिए ये भी अपने आप में बुरे नहीं हैं। चूंकि युद्ध की व्याख्या एक इस प्रकार से करते हैं, उदारवादी कहते हैं कि युद्ध होने का जो मूल कारण है, युद्ध या संघर्ष होने का जो मूल कारण है, वह मानव का स्वार्थी स्वभाव या उसका लालची होना, प्रभुत्व की इच्छा रखना नहीं होता, बल्कि उसका मूल कारण है व्यवस्था में दोष। जो व्यवस्था विश्व में पाई जाती है वह व्यवस्था ही दोषपूर्ण है। उस व्यवस्था में सुधार के जरिए हम संघर्षों से, युद्धों से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो एशिया और अफ्रीका, यहाँ का समाज, कहीं कहीं लोकतंत्र की स्थापना हो गई है भारत जैसे देशों में, लेकिन समाज पूरे तरीके से लोकतांत्रिक नहीं हो पाया है। देशों के मध्य संबंधों में भी परिपक्वता नहीं आई है। इसलिए ये जो जोन है, इसे जोन ऑफ टर्मोइल कहा जाता है। उथल पुथल वाला क्षेत्र, युद्ध होते रहते हैं, संघर्ष होते रहते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं पश्चिमी यूरोप की, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड इत्यादि देशों की यदि हम बात करते हैं, तो उन देशों में शांति की संपूर्ण स्थापना हो चुकी है और देशों के मध्य सीमाई विवाद जैसी कोई बातें नहीं। यानी राष्ट्रवाद की संकीर्ण विचारधारा से ये ऊपर उठ चुके हैं। वहीं अफ्रीकी देशों में जो है, एशियाई देशों में राष्ट्रवाद ही बड़ा कारण है युद्ध का, और राष्ट्रवाद चूंकि एक यथार्थवादी विचारधारा है, इसलिए आदर्शवादी कहते हैं कि राज्यों के बीच का जो संबंध है, राज्यों के बीच संबंध का आधार अविश्वास न होकर के नैतिकता होनी चाहिए। यानी राज्य आपस में नैतिकतापूर्ण व्यवहार करें, यह उदारवादियों की मान्यता है। साथ ही ये मानते हैं कि राज्यों को शक्ति अर्जन की बजाय, शक्ति केंद्रण की बजाय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करनी चाहिए, शांति के साथ रहना चाहिए। फिर आगे ये कहते हैं कि राष्ट्रीय हित जैसे बात ने हमारा नुकसान ही किया है,
इसलिए राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की बजाय हम लोग यदि पारस्परिक लाभ की बात करें, उनका भी लाभ, सामने वाले का भी लाभ, हमारा भी लाभ, पारस्परिक लाभ और सहयोग की बात करें, तो उससे ज्यादा स्थायित्व उत्पन्न होगा व्यवस्था में। यानी ये एक तरीके से कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण रूप से साथ साथ रहा जाना चाहिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और शांति के तरीके ये क्या बतलाते हैं, ये कहते हैं कि शांति कैसी लाई जाएगी। तो शांति के लिए कहते हैं उदारवादी या आदर्शवादी कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए शांति की स्थापना हो सकती है, लोगों को जागरूक किया जाए, युद्ध और संघर्ष के नुकसान बताए जाए, लोकतंत्र के, समानता के, इन सभी के फायदे गिनाए जाएं, तो समाज में शांति की स्थापना हो सकती है। दूसरी बात ये कहते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना के जरिए भी समाज में शांति की स्थापना हो सकती है, क्योंकि लोकतांत्रिक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें समानता पर अधिक जोर दिया जाता है और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया जाता है, तो इसलिए लोकतंत्र के जरिए भी शांति संभव है। तीसरा कारण ये बताते हैं जिसके जरिए शांति संभव है, वो कहते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में, विवाद के क्षेत्रों में यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून बना दिए जाएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि बना दी जाए, तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, ये थे बेसिक एलिमेंट। अब इसका प्रारंभ हम कहां से देखते हैं उदारवादी विचारधारा का, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पिछले लेक्चर में भी हमने जिक्र किया था, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने सपना देखा कि दुनिया जो है शांति से रहे, और उन्होंने एक अपना कार्यक्रम दिया जिसे नाम दिया गया 14 सूत्री कार्यक्रम। 14 प्रकार की अपेक्षाएं थी सभी देशों से कि आप यदि इन सभी का पालन करेंगे तो हम लोग शांति से रह पाएंगे, मानवता युद्ध से बच पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और विल्सन का 14 सूत्री कार्यक्रम असफल हो गया। ये कुछ बेसिक बातें थी आदर्शवाद की। आगे चलते हैं। कुछ ऐसी मान्यताएं जो सभी उदारवादियों में समान रहती हैं, उन मान्यताओं की हम बात करते हैं। सभी मान्यताओं में, जैसे चूंकि उदारवाद के 2-3 प्रकार है, समाजशास्त्रीय, गणतांत्रिक, अंतर्निर्भर और संस्थापक, लेकिन कुछ मूल मान्यताएं हैं, तो हम उन मूल मान्यताओं का जिक्र करते हैं पहले। कि उदारवादियों की मूल मान्यताएं क्या होंगी। उदारवादी सबसे पहले मानते हैं कि, यहां थोड़ा कंपैरिजन आप यदि यथार्थवादियों से करें, तो यथार्थवादियों की मूल मान्यता थी कि दुनिया अराजक है। इसके एवज में यथार्थवादी कहते हैं कि दुनिया में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। ठीक, संधियां हैं और उनके साथ कई प्रकार के समझौते भी हैं। इन समझौतों से क्या होता है कि राज्यों का व्यवहार नियंत्रित होता है, उनका व्यापार भी नियंत्रित होता है। अराजकता की मूल बात यह थी कि अराजकता का मतलब कि राज्य नाम की संस्था पर कोई नियंत्रणकारी शक्ति नहीं है। लेकिन उदारवादी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते हैं, संपन्न हुए हैं, इसलिए ये राज्य के अधिकार को सीमित करते हैं। इसलिए यह कहना कि विश्व अराजक है गलत है। यानी ये मानते हैं कि विश्व अराजक नहीं है, इस दुनिया में अनार्की नहीं है, अराजकता नहीं है। यह है पहली मान्यता। दूसरी मान्यता की बात करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि दौर बदल रहा है और दुनिया जो है वापस क्या
मतलब पूरी संपूर्ण दुनिया आपस में अंतर निर्भर हो रही है, इंटरडिपेंडेंट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसका मूल कारण है देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है, और यदि इस अवस्था में हम लड़ेंगे तो सिर्फ नुकसान ही होगा, किसी का फायदा नहीं होगा। इसलिए हमारे पास एक ही विकल्प है और वह है सहयोग का। इसलिए हमें सहयोग करना चाहिए। सभी उदारवादी सहयोग की बात करते हैं। यथार्थवादी क्या कहते थे कि राज्य जो है अपनी मनमानी करता है और अराजक तत्व है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उदारवादी क्या कहते हैं? उदारवादी कहते हैं कि आज का जो राज्य है, आज राज्य की प्रकृति लोकतांत्रिक होती जा रही है। अधिकांश विश्व में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है और धीरे धीरे लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जा रहा है। लोकतांत्रिक राज्य जो है यह सीमित होता है और एक निश्चित संविधान से चलता है, संवैधानिक होता है, लिखित कायदे कानूनों से काम करता है, अपनी मन मर्जी से काम नहीं करता। इसलिए राज्य वास्तव में सीमित हो गया है और संवैधानिक हो गया है। अतः सीमित और संवैधानिक राज्य में संघर्ष की संभावनाएं कम हो गई हैं। उदारवादी ये भी मानते हैं कि राज्य पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी प्रभाव पड़ता है। यहां यदि हम यथार्थवादियों की बात करें तो यथार्थवादी कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था कुछ भी नहीं है, राष्ट्रीय हित पूरा करने का माध्यम है। लेकिन उदारवादी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राज्यों को प्रभावित करती हैं और इन संस्थाओं के जरिए क्या होता है, इन संस्थाओं से कुछ मानकों का निर्माण होता है, कुछ मूल्यों का निर्माण होता है और मानकों का साथ साथ विचारों का निर्माण होता है। नॉर्म्स एंड आइडियाज, इन सब का निर्माण होता है और संस्थाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है, जो कि राज्य नाम की संस्था पर नियंत्रण लगाने में कुछ हद तक सक्षम भी है। इसलिए यह कहना कि विश्व अराजक है ठीक नहीं है। और चूंकि संस्थाओं का महत्व बढ़ रहा है, इनके द्वारा मानकों और विचारकों का निर्माण हो रहा है, इसलिए उदारवाद को नव संस्थागत उदारवाद भी कहा जाता है। नव संस्थागत, न्यू इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, नव संस्थागत उदारवाद। इसमें उदारवाद के सभी रूप समाहित हो जाते हैं। इसे भी हम पढ़ेंगे। तो ये इनकी मूल मान्यताएं थी। पहली, राज्य अराजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते हैं। दुनिया अंतर्निर्भर हो रही है, इसलिए हमारे सामने सहयोग ही एकमात्र विकल्प है। राज्य भी अपनी मनमानी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे लोकतांत्रिक होने के साथ साथ सीमित और संवैधानिक ही रह गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी अपना महत्व है। ठीक, अब उदारवाद के विभिन्न प्रकारों की यदि हम बात करें, उदारवाद के कौन कौन से प्रकार हैं? उदारवाद के प्रकार, उदारवाद मूलतः 4 प्रकार की विचारधाराएं उदारवाद में मानी गई हैं। तो सबसे पहली है समाजशास्त्री। एक एक करके हम इनको समझेंगे। समाजशास्त्री। दूसरी है अंतर्निर्भर उदारवाद। अंतर्निर्भर, इसे वाणिज्यिक उदारवाद भी कहा जाता है क्योंकि अंतर्निर्भरता व्यापार के जरिए संभव हुई है। इसलिए समाजशास्त्री के बाद वाणिज्यिक उदारवाद या अंतर्निर्भर उदारवाद। तीसरा प्रकार है गणतांत्रिक उदारवाद, जो लोकतंत्र के जरिए संघर्ष समाप्ति, शांति स्थापना की बात करता है। वह है गणतांत्रिक उदारवाद। और चौथा है संस्थात्मक उदारवाद। किस प्रकार बाकी तीनों उदारवाद संस्थात्मक उदारवाद के दायरे में शामिल हो जाते हैं, इसकी बात भी हम अंत में करेंगे।
तो इन चारों का मोटा मोटा आज हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किनकी? शुरुआत करते हैं समाजशास्त्रीय उदारवाद की। इसलिए सबसे पहली हेडिंग समाजशास्त्रीय उदारवाद। समाजशास्त्रीय उदारवाद या सोशियोलॉजिकल लिबरलाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है? समाजशास्त्रीय का मतलब होता है कि समाज के संबंधों के द्वारा, मतलब राष्ट्र स्टेट एक्टर्स से परे जाकर के सिर्फ राष्ट्र या राष्ट्र राज्य की इकाइयों के द्वारा ही नहीं बल्कि लोग भी जिसमें शामिल हों, ऐसे संबंधों के द्वारा जब शांति स्थापना में सहयोग दिया जाता है, संबंधों का विकास जब किया जाता है, तो उसे समाजशास्त्रीय उदारवाद कहते हैं। इसमें सोसाइटी का, लोगों का और ऐसी संस्थाएं जो राज्य से नहीं जुड़ी हुई हैं, यानी नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका बढ़ जाती है। तो इसमें 3 कंसेप्ट आते हैं, 3 कीवर्ड आते हैं। पहला है पार राष्ट्रीय संबंध। इन तीनों से पार राष्ट्रीय संबंध। दूसरा कीवर्ड है सुरक्षा समुदाय। और तीसरा कीवर्ड है नॉन स्टेट एक्टर्स या गैर राष्ट्रीयकर्ता। इन्हीं के इर्द गिर्द जो है समाजशास्त्रीय उदारवाद का विचार आता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पार राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। पार राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं। पार राष्ट्रीय संबंध या इसे ट्रांसनेशनल रिलेशंस भी कहा जाता है। एक होता है अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध का मतलब कि 2 राज्यों की राज्य व्यवस्थाओं के बीच संबंध, यानी कि एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ संबंध, वह है अंतरराष्ट्रीय। उसका बड़ा रूप होता है पार राष्ट्रीय संबंध। पार राष्ट्रीय संबंध में न सिर्फ सरकारों का संबंध होता है बल्कि इसमें लोगों का आपस में संबंध होता है। लोगों का आपसी संबंध इसमें होता है, यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्शन। पीपल टू पीपल। पीपल टू पीपल का यदि आप उदाहरण देखते हैं तो थोड़े दिन पहले पिछले साल करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया गया। तो करतारपुर गलियारे में क्या करतारपुर गलियारे से भारत पाकिस्तान के बीच शांति स्थापना हो पाएगी? यहां अलग अलग मत आते हैं उदारवादियों की और यथार्थवादियों के। यथार्थवादी कहते हैं कि करतारपुर गलियारा कुछ भी नहीं है। करतारपुर गलियारा पाकिस्तान ने सिर्फ, चूंकि उनकी शक की ही, संदेह की भावना होती है, इसलिए यथार्थवादी कहते हैं, रियलिस्ट कहते हैं कि सिर्फ खालिस्तान के मुद्दे को हवा देने के लिए पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर खोला है। लेकिन यहाँ उदारवादी कहते हैं कि ठीक है, बिल्कुल शांति स्थापना नहीं हो पाएगी, लेकिन इसके जरिए लोग आपस में मिलेंगे, पीपल टू पीपल कनेक्शन होंगे, लोगों का आपस में संबंध होगा, एक दूसरे को जानेंगे, तो फिर जो है सहयोग की भावना बढ़ेगी। तो ये एक उदाहरण था पार राष्ट्रीय संबंधों का। पार राष्ट्रीय संबंध कैसे बनते हैं? यदि हम इनकी बात करें कि किस प्रकार से पार राष्ट्रीय संबंध बनते हैं, कौन कौन से कारक इसमें जिम्मेदार होते हैं, तो सबसे पहला तो एक होता है कि धार्मिक समुदाय के जरिए, इसमें हम
करतारपुर कॉरिडोर को ले सकते हैं कि सिख समुदाय के जरिए भारत पाकिस्तान के बीच संबंध बढ़ाने में योगदान होगा। एक इसमें कारक हो सकता है एनजीओ, गैर सरकारी संगठन जैसे कि पीस फाउंडेशन या एमनेस्टी इंटरनेशनल हुआ। इस प्रकार की एनजीओ जो विभिन्न देशों में काम करते हैं, तो उनके जरिए भी जो है लोगों को बातचीत का एक मंच मिलता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन का एक मौका मिलता है। और एक तीसरा जरिया होता है एमएनसी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, ये सभी कंपनियां, इनके जरिए, यानी इन सबको यदि हम देखें तो ये वास्तव में गैर राष्ट्रीयकर्ता है। गैर राष्ट्रीयकर्ता यानी इनका सरकार से लेना देना नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और पार राष्ट्रीय संबंध मूलतः नॉन स्टेट एक्टर्स, गैर राष्ट्रीयकर्ताओं द्वारा ही संभव होते हैं। तो यह पहला दृष्टिकोण था समाजशास्त्रीय उदारवाद का, यानी यदि लोगों का आपसी संबंध बढ़ेगा तो जो है समाज में शांति की स्थापना होगी। ठीक, अब आगे चलते हैं, दूसरी बात देखते हैं। दूसरा है सिक्योरिटी कम्युनिटी का विचार या सुरक्षा समुदाय की बात। सुरक्षा समुदाय, सबसे पहले तो यह समझते हैं कि सुरक्षा समुदाय होता क्या है। सुरक्षा समुदाय का विचार जिस विचारक ने दिया था, कार्ल ड्यूस ने दिया था। और समाजशास्त्रीय उदारवाद में कार्ल ड्यूस के मॉडल को देखते हुए इस समाजशास्त्रीय उदारवाद को ड्यूस मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, अब सुरक्षा समुदाय जो है दो प्रकार का हो सकता है। सुरक्षा समुदाय दो किस किस प्रकार का हो सकता है, तो पहला आप उदाहरण समझ सकते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में 27 यूरोपीय देश एक साथ आ गए, लेकिन उनकी अपनी पहचान भी बनी हुई है। जर्मनी की अलग पहचान भी है, लेकिन ईयू का भी वह सदस्य है। फ्रांस की, नॉर्वे की, स्वीडन की, इन सभी की अपनी अलग पहचान, एंटिटी बनी हुई है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। और मुक्त आवागमन होता है, मुक्त व्यापार होता है, साझी सुरक्षा होती है। इस प्रकार का जो समुदाय होता है उसे कहा जाता है बहुलवादी मॉडल। प्लूरलिस्टिक या बहुलवादी मॉडल सुरक्षा का, यानी हर एंटिटी की अपनी पहचान बनी हुई है, हर इकाई की अपनी पहचान बनी है, लेकिन फिर भी साझी सुरक्षा संभव है। एक दूसरा मॉडल हमें दिखता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसमें इनिशियली 13 स्टेट थे, आज लगभग 50 के करीब राज्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये राज्य एक साथ आ गए अपनी व्यक्तिगत पहचान हटा करके, और एक ही राज्य व्यवस्था हो गई, एक ही राजनीतिक व्यवस्था के जरिए ये जो है एक साथ इकट्ठे हो गए। और अपनी सुरक्षा के लिए जो मॉडल इन्होंने अपनाया उसे कहा गया एक्यूमुलेटिव मॉडल। एक्यूमुलेटिव मॉडल का मतलब कि ऐसा सुरक्षा समुदाय का विचार जिसमें राज्य अपनी पहचान खो देता है और विभिन्न राज्यों के साथ समुदाय बना करके आगे बढ़ता है ताकि वह सुरक्षित रहे और विकसित होता रहे। ये एक यूएसए का मॉडल है, एक यूरोपियन यूनियन का जिसमें पहचान बरकरार रहती है। ये दो मॉडल हैं सुरक्षा समुदाय के। कार्ल ड्यूस क्या कहते हैं कि सुरक्षा समुदाय के कारण लोगों में, सुरक्षा समुदाय के जरिए जो है लोगों में संबंध बढ़ता है। कार्ल ड्यूस कह रहे हैं कि इस स्थिति में लोगों के बीच संबंध बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ेगा। अब यदि लोग आपस में जुड़ेंगे तो इससे क्या होगा कि प्रत्यक्षण बदलता है। प्रत्यक्षण को परसेप्शन भी कहा जाता है। प्रत्यक्षण या परसेप्शन को और ज्यादा समझें तो हमारे जैसे
हमारा कनेक्शन, पीपल टू पीपल कनेक्शन पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान में हमारे लोगों का मुक्त आवागमन शुरू हो गया, तो जो अवधारणा पाकिस्तान के लोगों के प्रति हमारी है वह बदलनी शुरू हो जाएगी। हमारी नज़र में हर पाकिस्तानी आतंकवादी है, उनकी नज़र में हर भारतीय पाकिस्तान का विनाश चाहता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर सोसाइटी में, हर समाज में जो अतिवादी तत्व होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, यानी लोग सब जगह एक जैसे हैं। तो जो हमारी अवधारणा है, जो पूर्वाग्रह है, जो परसेप्शन या प्रत्यक्षण है, वह बदलता है, लोगों के प्रति हमारे विचार बदलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा आपस में संचार बढ़ता है, कम्युनिकेशन डेवलप होता है, संचार बढ़ता है, और संचार बढ़ने से लोगों के बीच जो अविश्वास था, मिसट्रस्ट की जो भावना थी, वह खत्म होती है, अविश्वास की भावना खत्म हो जाती है, और वास्तव में एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण होता है जिसमें सभी लोग जो है आपस में मिलकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये कार्ल ड्यूस ने कहा। कार्ल ड्यूस आगे कहते हैं कि चूंकि अविश्वास अपने आप समाप्त हो जाता है इस स्थिति में, तो अगली स्टेज आती है कि अविश्वास समाप्त होने के बाद लोगों में सहयोग बढ़ना शुरू होता है, सहयोग बढ़ना शुरू होता है। सहयोग बढ़ने से राज्य की भूमिका कम होने लगती है। चूंकि पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ता है, सहयोग बढ़ता है, तो राज्य की भूमिका कम हो जाएगी। राज्य की भूमिका कम होने से क्या होगा कि दुनिया राज्य केंद्रित नहीं रहेगी, राज्य एकमात्र इकाई नहीं रहेगी। ठीक है, और जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, जो गैर राष्ट्रीयकर्ता हैं, उनका महत्व बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सुरक्षा समुदाय का इनका विचार था, यानी कि लोगों में प्रत्यक्षण की भावना बदलेगी, संचार बढ़ेगा, अविश्वास कम होगा, सहयोग बढ़ेगा, और राज्य की भूमिका कम होगी, राज्य केंद्रित व्यवस्था जो है वो हटने लगेगी, नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रभाव बढ़ेगा। इससे जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव हो पाएगा। ऐसा ही चीज हम देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन में 27 देश एक साथ आ गए, सीमाएं नहीं रही, मुक्त आवागमन होता है, एक ही वीजा है पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए। इसी प्रकार का एक अलग विचार हम यूएसए में देखते हैं, वहां 13 राज्य एक साथ आए। आज इनकी राज्यों की संख्या 50 है, विभाजन के बाद 50 राज्य हो गए, मूलतः 13 राज्य थे। इन्होंने एक्यूमुलेटिव मॉडल अपनी पहचान ही गंवा दी और एक साथ आ गए, संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। और आज हम देख रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित राष्ट्र है। आगे चलते हैं। तीसरी बात कि नॉन स्टेट एक्टर्स की क्या भूमिका होती है, गैर राष्ट्रीयकर्ताओं की क्या भूमिका होती है। हम पढ़ रहे हैं समाजशास्त्रीय उदारवाद, और उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स की या गैर राष्ट्रीयकर्ताओं की, गैर राष्ट्रीयकर्ता की बात। गैर राष्ट्रीयकर्ता, जैसा कि हमने आपको बताया, गैर राष्ट्रीयकर्ता में कौन होता है। गैर राष्ट्रीयकर्ता में आते हैं रिलीजियस ग्रुप, धार्मिक समूह। गैर राष्ट्रीयकर्ता में आते हैं एनजीओ, और गैर राष्ट्रीयकर्ता में एमएनसी, या फिर इंडिविजुअल, सम व्यक्ति। तो यहां हम देखते हैं कि दो राज्यों के मॉडल की, विश्व व्यवस्था की बात करें तो दो प्रकार के मॉडल हमें दिखाई देते हैं। एक मॉडल है बिलियर्ड बॉल मॉडल, ये एक यथार्थवादी मॉडल है। बिलियर्ड बॉल यानी बिलियर्ड्स की बॉल की तरह अलग अलग एंटिटी के रूप में राज्य बिखरे हुए हैं। ठीक है, और ये स्टेट सेंट्रिक है, यानी राज्य केंद्रित व्यवस्था है।
राज्य केंद्रित, राज्य ही सर्वे सर्वा है, राज्य के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये व्यवस्था कौन सी है? आपने पढ़ा, ये व्यवस्था यथार्थवादी व्यवस्था है। इसके विपरीत एक और मॉडल है, ये मॉडल है बिलियर्ड बॉल मॉडल। आपसे पूछा जा सकता है कि बिलियर्ड बॉल मॉडल अंतरराष्ट्रीय संबंधों की किस विचार को व्यक्त करता है? तो बिलियर्ड बॉल मॉडल जो है यथार्थवादी उपागम से संबंधित है। फिर आगे आता है कोब वेव्ड मॉडल। कोब वेव का मतलब होता है मकड़ी का जाला। तो वह मॉडल जो मकड़ी के जाले की तरह है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक राज्य है, राज्य अपने आप में अकेला नहीं है। ये राज्य है, राज्य अपने आप में अकेला नहीं है, ये WTO से भी संबंधित है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ से भी संबंधित है, ठीक है। ये किसी और क्षेत्रीय संगठन जैसे कि मान सकते हैं आसियान से भी संबंधित है, ठीक। फिर ये किसी NGO से संबंधित हो सकते हैं, सभी UN भी NGO से संबंधित हो सकता है, राज्य भी NGO से संबंधित, WTO भी NGO से संबंधित। इसी प्रकार WTO UN से भी संबंधित है, हर एंटिटी एक दूसरे से संबंधित है। इसी में MNC भी आती हैं, MNC WTO से संबंधित, आसियान से संबंधित, NGO से संबंधित, राज्य से संबंधित, UN से संबंधित, हर चीज अपने एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। और यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स का, MNC का, NGO का, यहाँ कोई रिलीजियस ग्रुप है, ये भी सभी से संबंधित होगा। इन सब का महत्व बढ़ जाता है, ठीक। इन सब का महत्व बढ़ने के कारण यहां पर जो व्यवस्था होती है उसमें अंतर्निर्भरता होती है, इंटरडिपेंडेंसी होती है। अंतर्निर्भरता किसके कारण निर्मित होती है? तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स, गैर राज्यकर्ता के कारण, गैर राष्ट्रीयकर्ता के कारण निर्मित होती है। इसलिए इस व्यवस्था को कोबवेव मॉडल या बहुलवादी मॉडल भी कहा जाता है, प्लूरलिस्टिक मॉडल भी कहा जाता है। और ये किस विचारधारा का निरूपण करता है? तो यह निरूपण करता है आदर्शवादी या उदारवादी विचार का। आदर्शवादी या उदारवादी विचार को निरूपण करता है, ठीक है। अब इस चीज को क्या कहा जाता है? यहां शब्दों का अंतर है। ये जो व्यवस्था थी, यहां जब हम संबंधों का अध्ययन करते थे तो जो थिंकर थे या थ्योरिस्ट थे वो किस शब्द का विचार इस्तेमाल करते थे? वो इस्तेमाल करते थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का या अंतरराष्ट्रीय राजनीति शब्द का इस्तेमाल करते थे। यहाँ जो आदर्शवादी विचारक हैं वो जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स या वैश्विक राजनीति। यानी सिर्फ राज्य ही इसका मूल इकाई नहीं है, बल्कि राज्य के अलावा भी बहुत सारी इकाइयां हैं जो कि अपनी अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। धार्मिक समूह है, NGO है, MNC और स्वयं व्यक्ति, इंडिविजुअल के रूप में। तो इन सब का भी अपना अपना महत्व है, ठीक है। तो इनको हम जो है दरकिनार नहीं कर सकते और दुनिया को सिर्फ राज्य केंद्रित मानना यह गलत बात है। यानी इस प्रकार से उदारवादी आलोचना कर रहे हैं यथार्थवादियों की। समाजशास्त्रीय उदारवाद अभी हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा सुरक्षा समुदाय का विचार, पारराष्ट्रीय संबंध और गैर राष्ट्रीयकर्ता की भूमिका। अगले विचार पर चलते हैं। अगला जो उदारवाद का प्रकार है उसका नाम है अंतर्निर्भर उदारवाद। इंटरडिपेंडेंट लिबरलिज्म, अंतर्निर्भर उदारवाद।
इसके जो प्रमुख विचारक हैं, समाजशास्त्री उदारवाद के प्रमुख विचारक थे कार्ल ड्यूस। अंतर्निर्भर उदारवाद के जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं जोसेफ कोहेन, और एक और विचारक हैं जिनका नाम है नाई। कोहेन और नाई, जिनको मूल रूप से कहा जाता है, कोहेन और नाई ने आत्मनिर्भर विचार का प्रतिपादन किया। इसमें ये राज्य के 3-4 प्रकार बताते हैं और किस प्रकार से आलोचना करते हैं यथार्थवाद की, वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं व्यापारी राज्य की, और व्यापारी राज्य का महत्व बताते हैं। व्यापारी राज्य की बात करते हुए, व्यापार का महत्व बताते हुए कोहेन और नाई कहते हैं कि दुनिया संघर्षरत थी, सभी का नुकसान हो रहा था, हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1970 के दशक तक आते आते 2 देश यदि आप देखते हैं, एक जर्मनी और दूसरा जापान। शीत युद्ध का दौर था, बहुत सारे देश शक्ति संग्रहण में लगे हुए थे, अमेरिका, यूएसएसआर, काफी सारे देश। लेकिन जर्मनी और जापान ने इन सबको अपनी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना। इन्होंने कोशिश नहीं की कि इनको परमाणु बम बनाना है। इन्होंने जो है ध्यान दिया सिर्फ आर्थिक उन्नति की ओर, और नतीजा हमने देखा कि जर्मनी और जापान 1970 के दशक तक आते आते, यानी सिर्फ 25 सालों की अवधि में दुनिया के पटल पर शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरे, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? व्यापार की वजह से। तो कोहेन और नाई कह रहे हैं कि व्यापार जो है राष्ट्रीय हित को पूरा करने का सस्ता तरीका है, यानी उपलब्धि या विकास का एक सस्ता तरीका है। और इसी संबंध में वो सैनिक राज्य का भी विचार देते हैं। वो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने एक और राज्य देखा जिसका नाम है उत्तरी कोरिया, जिसको हम सैनिक राज्य, जिसका मुख्य ध्यान लोगों की समृद्धि या व्यापार पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सैनिक शक्ति के संग्रहण पर है। तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। जर्मनी, जापान, इसी श्रेणी में हम साउथ कोरिया को भी रख सकते हैं, और इनकी तुलना यदि हम उत्तरी कोरिया से करें तो ये जो है विकसित देशों की श्रेणी में आ गए। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की यदि हम तुलना करते हैं तो इनकी जीडीपी में 20 गुना का अंतर है। क्यों? क्योंकि उत्तरी कोरिया ने सिर्फ सैनिक शक्ति की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, जबकि साउथ कोरिया ने लोकतंत्र जैसे मूल्य को अपना करके और आर्थिक उन्नति का रास्ता चुना, और शक्ति अपने आप उसके पास आ गई। यानी व्यापारी राज्य और सैनिक राज्य का विचार समझा करके जोसेफ और कोहेन और नाई क्या कहना चाहते हैं कि युद्ध राष्ट्रीय हित को पूरा करने का, नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने का एक महंगा तरीका है। यानी आप एक भूभाग पर कब्जा करके कितना लाभ कमा लेंगे और उसकी एवज में आपने कितने लोगों की जानें गंवाई हैं, उसकी तुलना यदि आप व्यापार से करते हैं तो व्यापार में हमें नुकसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाभ ही लाभ है, और वो भी दोनों तरफ को लाभ है। व्यापार करने, युद्ध में तो एक की हार होती है, एक की जीत होती है, व्यापार में दोनों देशों को लाभ होता है। ठीक है, तो कोहेन और नाई सैनिक राज्य की आलोचना करते हैं और व्यापारी राज्य में जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया के उदाहरण देते हुए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में युद्ध और संघर्ष जो है कोई तरीका नहीं है राष्ट्रीय हित को पूरा करने का, एक महंगा तरीका होता है। इसकी तुलना में व्यापार जो है सस्ता तरीका है और आसान तरीका है। आगे चलते हैं। आगे ये विचार देते हैं हाई पॉलिटिक्स और लो पॉलिटिक्स का। इन शब्दों को अभी हम स्पष्ट करेंगे, हाई पॉलिटिक्स एंड
लो पॉलिटिक्स। इसे हिंदी में अभी हम इसी प्रकार कह सकते हैं, उच्च राजनीति या निम्न राजनीति भी कह सकते हैं, लेकिन हाई पॉलिटिक्स और लो पॉलिटिक्स ज्यादा सही है। अब हाई पॉलिटिक्स और लो पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? हाई पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि किसी राज्य के द्वारा, हाई पॉलिटिक्स का मतलब है राज्य के द्वारा सैन्य क्षमता बढ़ाना, हथियार खरीदना, हथियार विकसित करना, ये सभी हाई पॉलिटिक्स के अंतर्गत आते हैं। लो पॉलिटिक्स का मतलब है व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ये सभी आते हैं लो पॉलिटिक्स के दायरे में। तो यहां कोहेन और नाई क्या कह रहे हैं कि लो पॉलिटिक्स के में जो खतरा है वो कम रहता है, यानी इसमें रिस्क कम है। हाई पॉलिटिक्स में रिस्क ज्यादा है, उच्च जोखिम है। और लो पॉलिटिक्स के जरिए चूंकि अंतर निर्भरता बढ़ती है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, इसलिए अंतर निर्भरता बढ़ने और से राज्य के महत्व कम हो जाता है अपने आप ही। व्यापार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो राज्यों के मध्य संघर्ष की बजाय सहयोग होगा, जबकि सैन्य क्षमता से तो सिर्फ संघर्ष ही हो सकता है। एक राज्य सैन्य क्षमता बढ़ाएगा, उसकी एवज में दूसरा बढ़ाएगा, तो ये एक ना खत्म होने वाली प्रतिस्पर्धा है। जबकि व्यापार निवेश के जरिए हम सहयोग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। तो इसको अच्छा बताते हैं लो पॉलिटिक्स को कोहेन और नाई, और हाई पॉलिटिक्स की आलोचना करते हैं। इसी प्रकार कोहेन और नाई अगला विचार देते हैं हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का। अब ये हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर क्या है? ये भी वही है जो हमने देखा हाई पॉलिटिक्स और लो पॉलिटिक्स में। तो हार्ड पावर का मतलब होता है सैन्य शक्ति, सॉफ्ट पावर का मतलब होता है वैचारिक शक्ति या सांस्कृतिक शक्ति, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल पावर। हार्ड पावर यानी मिलिट्री पावर। अब मिलिट्री पावर के जरिए, मिलिट्री पावर की वकालत ना करते हुए कोहेन और नाई क्या कहते हैं कि सॉफ्ट पावर से जो है हम ज्यादा उन्नति कर सकते हैं। इसमें हम अमेरिका का उदाहरण देख सकते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका के प्रभुत्व का मूल कारण उसकी सैन्य क्षमता नहीं है, सैन्य शक्ति की बजाय अमेरिका अपने सॉफ्ट पावर के जरिए, अमेरिकी संस्कृति के प्रचार प्रसार के जरिए ज्यादा सफल हो पाया है। अमेरिका अपनी तोप गनों से नहीं बल्कि जीन्स से ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। अमेरिका ने एमबीए का विचार दिया, पूरी दुनिया में एमबीए करने लग गए लोग। मैकडोनाल्ड हर जगह हम देख सकते हैं। तो अमेरिका अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है और इस वजह से उसका प्रभुत्व दुनिया में बना है, ना कि इस वजह से कि उसके पास ज्यादा सैनिक क्षमता है। तो ज्यादा प्रभावी कोहेन और नाई कहते हैं कि सॉफ्ट पावर यानी वैचारिक और सांस्कृतिक शक्ति ज्यादा प्रभावी है। और इसमें वो किन तत्वों को शामिल करते हैं? इसमें वो शामिल करते हैं साहित्य को, लिटरेचर, साहित्य के बाद मीडिया, अखबार या टीवी चैनल इत्यादि मीडिया और प्रेस को, ये भी सॉफ्ट पावर का ही हिस्सा होती है। इसी सॉफ्ट पावर का हिस्सा होती है शिक्षा, यूनिवर्सिटी। अमेरिका के विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त हैं, अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार किया उसने। इसी में हम देख सकते हैं खेल, और इसी का एक हिस्सा होता है फिल्म। यदि भारत की सॉफ्ट पावर की हम बात करें
तो भारत की सॉफ्ट पावर के उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे योग पूरी दुनिया को हमने सिखलाया, ये भारत की सॉफ्ट पावर है। भारत की फिल्में, हॉलीवुड की फिल्म आप देखते हैं तो कहीं भी मनोरंजक गतिविधियां नहीं होती, हमारी फिल्म चलती है हर आधे घंटे में एक गाना आ जाता है, यानी मनोरंजन के साथ साथ सभी बातें एक साथ चलती रहती हैं। ऐसा उदाहरण बाकी देशों में नहीं मिलता है, तो हमारी फिल्में ज्यादा पसंद की जाती हैं। अमिताभ बच्चन, राज कपूर इत्यादि ऐसे बहुत से हमारे फिल्मी कलाकार हैं जिनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, तो ये भी हमारी सॉफ्ट पावर का एक जरिया है। इसी प्रकार हमारी जो पुरातन संस्कृति है, आप देखते हैं बड़े, जैसे एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स थे, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, सभी ने भारत का महत्व बताते हुए बताया है कि दुनिया में यदि आपको शांति की तलाश है तो कहाँ जाइए, उसके लिए डेस्टिनेशन बताते हैं कि भारत में ही आपको शांति मिल सकती है। तो हम तो जन्मजात सॉफ्ट पावर के धनी हैं, हालांकि हमने उतना यूटिलाइज नहीं किया जितना अमेरिका ने अपनी कृत्रिम सॉफ्ट पावर का यूटिलाइजेशन किया। हमने अपनी नेचुरल सॉफ्ट पावर को भी यूटिलाइज नहीं किया, उसमें काफी संभावनाएं भी हैं। तो यहाँ कोएन और नाई कह रहे हैं कि सॉफ्ट पावर ज्यादा प्रभावशाली है बजाय की सैन्य शक्ति की, यानी कि यहाँ भी वो आलोचना कर रहे हैं यथार्थवादियों की। यथार्थवादी महत्व देते हैं सैन्य शक्ति को और वैचारिक शक्ति का तो वो विचार ही नहीं देते। ठीक, आगे चलते हैं। कोहेन और नाई विचार देते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का, जटिल अंतर संबंधों का। जटिल अंतर संबंध, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अंतर संबंध, सिर्फ अंतर संबंध को यदि हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि जैसे दो राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं, वहां की सरकारें आपस में निर्भर हैं, और यदि हम कॉम्प्लेक्स जटिल अंतर संबंध की बात करते हैं तो उसमें फिर नॉन स्टेट एक्टर की भूमिका बढ़ जाती है, गैर राष्ट्रीयकर्ताओं की भूमिका आ जाती है, यानी एमएनसी की भूमिका आ जाती है, एनजीओ की भूमिका आ जाती है, लोगों की भूमिका आ जाती है। इस प्रकार के संबंधों को विकसित करने की वकालत करते हुए वो इसे जटिल अंतर संबंधों की बातें कहते हैं। और दोनों में अंतर क्या बतलाते हैं, जैसे हम अंतर समझते हैं अच्छे से, एक तरफ जटिल अंतर संबंध लेते हैं और एक तरफ सामान्य अंतर संबंध। सामान्य डिपेंडेंसी और जटिल अंतर निर्भरता में क्या अंतर है? तो जटिल अंतर निर्भरता में गैर राष्ट्रीयकर्ता शामिल होते हैं। ये चीजें बार बार रिवाइज हो रही हैं, यानी मूल विचार मूलतः यही एक ही है उदारवादियों का कि सिर्फ राज्य पर हम निर्भर ना रह करके संस्थाओं का और लोगों का महत्व बढ़ाएं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जटिल अंतर संबंधों में गैर राष्ट्रीयकर्ता होंगे, जबकि सामान्य अंतर संबंध में सिर्फ राज्य और राज्य के बीच संबंध होंगे, स्टेट और स्टेट के बीच यानी भारत और रूस के बीच संबंध होंगे, वहां के लोगों के बीच, कंपनियों के बीच, संस्थाओं के बीच नहीं होंगे। इसमें हम एमएनसी के बीच संबंध को देखते हैं और इन संबंधों को पार राष्ट्रीय कहा जाता है। पार राष्ट्रीयता में हमने देखा पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है, जबकि यहाँ जो कनेक्शन होता है राष्ट्रीय या नेशनल, नेशन टू नेशन होता है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी में बढ़ावा दिया जाता है व्यापार को, और ये व्यापार किसके द्वारा होता है? ये व्यापार कंपनियों के द्वारा होता है, एमएनसीज के द्वारा होता है। सामान्य अंतर संबंध भी व्यापार बढ़ाते हैं, लेकिन ये व्यापार राज्य के द्वारा केंद्रित होता है, राज्य पर आश्रित होता है। यदि शीत युद्ध के दौर की हम बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था यूएसएसआर था, लेकिन उस समय भारत में भी निजीकरण उतना प्रभावी नहीं था और यूएसएसआर तो पूरी तरीके से समाजवादी मॉडल था, तो राज्य से राज्य का व्यापारिक संबंध था।
कंपनियों का नहीं था। आज हम देखें तो उसकी जगह अमेरिका और चीन ने ले ली है, लेकिन यहाँ संबंध कंपनी और कंपनी के बीच व्यापार होता है। भारत सरकार का चीन की सरकार के साथ या अमेरिका की सरकार के साथ व्यापार नहीं होता। तो ये था कोहेन और नाई का अंतर्निर्भर उदारवाद का मॉडल। इसको वाणिज्यिक उदारवाद भी कहा जाता है। अगला मॉडल देखते हैं। तीसरा मॉडल क्या है? तीसरा मॉडल है गणतांत्रिक उदारवाद। डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म। गणतांत्रिक उदारवाद का क्या मतलब है? गणतांत्रिक उदारवाद में जो मुख्य धारणाएं आई वो कौन कौन सी होंगी, उनको एक बार हम लिखते हैं। सबसे पहली इसमें धारणा आएगी डेमोक्रेसी। दूसरी बात हम करेंगे पैसिफिक यूनियन की। इन एक एक चीजों को धीरे धीरे समझेंगे। तीसरी बात हम करेंगे संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की। शांतिपूर्ण समाधान। और फिर हम बात करेंगे लोकतांत्रिक शांति यानी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की। ये चारों चीजें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो यहां हम शुरुआत करते हैं गणतंत्र से, डेमोक्रेसी से। सबसे प्रारंभिक इसके जो विचारक माने जाते हैं कांट। कांट क्या कहते हैं? कांट कहते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य में, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक राज्यों में, चूंकि दोनों समानार्थक ही हैं अगर मोटे तौर पर देखा जाए, तो कांट कहते हैं कि गणतांत्रिक जो राज्य हैं या जो लोकतांत्रिक राज्य हैं, जहां लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक का मतलब कि जो मुख्य शक्ति है वो लोगों के हाथ में है, ठीक है। गणतंत्र का हम वैसे ऊपरी मतलब, सतही मतलब ये लिया जाता है कि जब राज्य का मुखिया लोगों के द्वारा चुना जाए और परंपरागत या पीढ़ीगत नहीं हो। और लोकतंत्र का भी वही होता है। तो दोनों का समानार्थक मीनिंग होता है। और सही मतलब ये होता है कि जब सरकार या व्यवस्था लोगों के द्वारा नियंत्रित की जाए तो वह व्यवस्था लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक व्यवस्था है। तो कांट कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक राज्य हैं, लोकतांत्रिक राज्यों के बीच युद्ध नहीं होता। ये कांट का मानना है। क्यों नहीं होता? क्योंकि युद्ध का कारण वो क्या बतलाते हैं? युद्ध का कारण वो कहते हैं कि युद्ध का कारण अलोकतांत्रिक राज्य होते हैं। यदि राज्यों में लोकतंत्र नहीं है तो वहां युद्ध होंगे। हम देखते हैं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा अपनी शादी के लिए, कोई किसी मुद्दे के लिए, छोटे छोटे मुद्दों पर आपस में लड़ जाया करते थे। वैसी बात आज नहीं होती। तो कांट की बात काफी हद तक ठीक भी है। यानी अपने अहम की लड़ाई राजा जो है ज्यादा करते थे और उसमें मूलतः नुकसान जनता का ही होता था, उनके खुद के अहम की लड़ाई में। तो कांट कहते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य युद्ध नहीं करते क्योंकि युद्ध का कारण अलोकतांत्रिक राज्य हैं, ठीक है। इसलिए यदि दुनिया में डेमोक्रेसी की स्थापना की जाएगी, लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी, तो संघर्ष का समाधान अपने आप हो जाएगा। यानी पूरी दुनिया में आप लोकतंत्र की स्थापना कर दीजिए, सब लोग शांति से रहेंगे, ऐसा कांट का मानना था। अब दूसरा विचार पैसिफिक यूनियन का। पैसिफिक यूनियन का मतलब कि शांतिवादी संघ, एक ऐसा संघ जिसमें सब शांति से रहें। उदाहरण के तौर पर आप यूरोपियन यूनियन देख सकते हैं। कल्पना के तौर पर आप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का संघ देख सकते हैं, जहां लोग आपस में शांति से रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? यहां भी किसका योगदान होता है? यहां भी योगदान होता है कि लोकतंत्र का, कि जब लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है, राज्य लोकतांत्रिक हो जाते हैं,
वहां मूल्यों की स्थापना हो जाती है। मूल्य का मतलब समानता, मूल्य का मतलब स्वतंत्रता, और मूल्य का मतलब न्याय। इनको जब प्रभावी बना दिया जाता है तो इनके माध्यम से शांति स्थापना संभव होता है। ठीक, उदाहरण हम यूरोपियन यूनियन में देख सकते हैं। अब चूंकि पाकिस्तान में सैनिक शासन है, लोकतंत्र नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के साथ जो है ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना संभव नहीं हो पाई है। और आगे शांतिपूर्ण समाधान का विचार हम देखें तो गणतांत्रिक उदारवादी विचारक क्या कहते हैं कि चूंकि एक राज्य में आंतरिक विवाद तो होते ही हैं, और लोकतंत्र में हम क्या सीखते हैं कि पार्टी टू पार्टी विवाद होते हैं, लेकिन वो आंतरिक संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करते हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस और बीजेपी में विवाद होता है, लेकिन कभी आपस में बंदूकों से तो नहीं लड़ते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब आपस में देश के अंदर या राज्य के अंदर हम शांतिपूर्ण संघर्षों का समाधान कर सकते हैं, संघर्ष का समाधान पूरी शांति से कर सकते हैं, तो यही विचार हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्यों नहीं लागू कर सकते। राज्यों के बीच भी तो ऐसा किया जा सकता है, और राज्यों के बीच ऐसा कब होगा, जब लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी। हमारे जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना से हम संघर्ष का विचार छोड़ करके और शांतिपूर्ण तरीके से जो भी हमारे विवाद हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरूरी क्या है कि गणतंत्र या लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। यहां एक विचारक आते हैं मिशेल डोल। मिशेल डोल ने जो थ्योरी दी, जो सिद्धांत दिया, उसे कहा जाता है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत। अब इस लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत में मिशेल डोल मूलतः है कांट के विचारों की ही पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और कांट ने कहा कि युद्ध का कारण अलोकतांत्रिक देश है। यहां मिशेल डोल भी ये कह रहे हैं कि यदि लोकतंत्र की स्थापना कर दी जाएगी, लोकतंत्र की स्थापना कर दी जाएगी तो सदैव शांति स्थापित हो जाएगी। यानी कांट ने जो कारण बताया था उस कारण का समाधान प्रस्तुत किया है मिशेल डोल ने, और ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की आप स्थापना कर दीजिए यदि आप सदैव शांति की स्थापना चाहते हैं। यानी लोकतंत्र की स्थापना से शांति होगी, युद्ध नहीं होगा। ये डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में मिशेल डोल का मानना है। एक और विचारक यहां आते हैं जिनका नाम डेविड हेल्ड है। डेविड हेल्ड क्या कहते हैं? डेविड हेल्ड आगे का एक काल्पनिक विचार देते हैं जिसे कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, सार्वभौमिक लोकतंत्र। सार्वभौमिक या इसका अनुवाद सर्वजनीन लोकतंत्र भी हो सकता है। अब यहां ये क्या कह रहे हैं कि ठीक है, आप देश के अंदर लोकतांत्रिक बना करके और शांति की कुछ हद तक स्थापना कर सकते हैं। यदि आप संपूर्ण शांति चाहते हैं तो जो भी वैश्विक संस्थाएं हैं, भले ही वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, भले ही वो WTO हो, विश्व व्यापार संगठन हो, भले ही वह IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, इन सब में भी लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी। हम देखते हैं कि UN में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, तो लगभग 50 देशों के साथ शुरू हुआ यूनाइटेड नेशंस, उसमें स्थापना के समय भी 5 ही स्थायी सदस्य थे। आज इसमें 193 नेशंस हैं, 193 सदस्य देश हैं, लेकिन फिर भी 5 ही स्थायी सदस्य हैं। उनके अनुपात में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई नहीं गई है, और वो स्थायी सदस्य फिक्स हैं कि वही रहेंगे। तो क्या ये लोकतांत्रिक
सिद्धांत है? क्या ये उस यूएन में लोकतंत्र की बात करता है? नहीं। इसलिए डेविड हेल कहते हैं कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ में भी लोकतंत्र की स्थापना कीजिए। और भारत की भी हम देख रहे हैं कि लंबे समय से मांग रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलते हुए वैश्विक परिवेश के अनुसार सुधार किए जाएं और स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए या कुछ और मैकेनिज्म निकाला जाए जिससे सभी को जो है अवसर मिले। ये डेविड हेल्ड का विचार है। इसी प्रकार WTO में भी जो है विकासशील देशों की आवाज को नहीं सुना जाता है। IMF में तो उन्हीं लोगों का ज्यादा मत होता है जो ज्यादा आर्थिक सहयोग देता है। जैसे अमेरिका का ही बोलबाला है IMF में, उसी का वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। यानी जो ज्यादा धन देता है उसका मताधिकार ज्यादा होता है। अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग देता है, इसलिए अमेरिका को ज्यादा ये अधिकार है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो सारी संस्थाएं हैं, इसमें किसका कब्जा है? इसमें या तो यूरोप के देशों का कब्जा है या अमेरिकी देशों का कब्जा है। यानी एक जो जोन है यूरो अटलांटिक जिसे कहा जाता है, उसी जोन का कब्जा है। तो डेविड हेल्ड कह रहे हैं कि जरूरी है शांति, सर्वत्र शांति के लिए यूएन में सुधार किया जाए, WTO में, IMF में, सब जगह सुधार किया जाए, तभी स्थायी लोकतंत्र, स्थायी शांति की स्थापना संभव है। उदारवाद का चौथा प्रकार और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार, जिसे कहा जाता है संस्थात्मक उदारवाद, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। संस्थात्मक उदारवाद का मतलब, आप संस्था से क्या समझते हैं? संस्था का मतलब यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संस्था का मतलब WTO। इनके जरिए जो उदारवादी मूल्यों की स्थापना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, वह संस्थात्मक उदारवाद है। इसी क्रम में हम अन्य जो नए हैं, जैसे RCEP भी एक संस्था है, NATO भी एक संस्था है, ये सभी संस्थाओं के उदाहरण हैं। और भारत, इंडिया, US का 2+2 डायलॉग होता है, जिसमें 2 मंत्री आपस में बैठ करके बात करते हैं। यानी इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की जो वार्ता है, इसको एक संस्थात्मक रूप दे दिया गया है। ये भी संस्थात्मक व्यवस्था है। अब संस्थात्मक उदारवादी क्या कहते हैं कि इन संस्थाओं के द्वारा क्या होता है, एक संस्था के जरिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं। एक संस्था के जरिए नियम बनते हैं और कुछ मूल्य बनते हैं, वैल्यूज बनती हैं। ठीक है। अब मूल्य का मतलब मानवाधिकार, मूल्य का मतलब शांति, स्वतंत्रता, समानता, न्याय इत्यादि मूल्य, और जो उनके नियम होते हैं संस्थाओं की कार्य पद्धति के, वो नियम। तो एक देश के ऊपर ये संस्थाएं जो है राष्ट्र, राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाती हैं कि वो जो है उनके हिसाब से, नियमों, मूल्यों के हिसाब से काम करे। ये है संस्थात्मक उदारवाद। यानी यहाँ राज्य गौण हो जाता है और संस्थाएं जो है प्रभावी होती हैं। अब चूंकि ये उदारवाद का सबसे व्यापक रूप है और ये सभी रूपों को समाहित कर लेता है, इसलिए एक इसे नया नाम दिया गया है। इसे कहा गया नव उदारवादी, नव उदारवादी संस्थावाद। इसमें समाजशास्त्री उदारवाद भी समाहित हो जाता है। इसमें जो है अंतर्निर्भर उदारवाद, लोकतांत्रिक उदारवाद सभी समाहित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं हम देखते हैं। संस्थाओं के जरिए नॉर्म्स की स्थापना होती है, मूल्यों की स्थापना होती है। तो क्या होता है, मूल्य ऐसा तो है नहीं एब्सोल्यूट होते हैं, मूल्यों का लेना देना होता है समाज से। जैसे मानवाधिकारों का समाज की भलाई से लेना देना है, शांति, स्वतंत्रता, समानता, इन सभी की बात समाजशास्त्री उदारवादी भी करते हैं। और यही बात नव उदारवादी संस्थावाद
के जो विचारक हैं वो भी कर रहे हैं। इसलिए समाज शास्त्रीय उदारवाद भी नॉर्म्स, सामाजिक नैतिकता के नियमों के जरिए इसमें समाहित हो जाते हैं। ठीक है। अब डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक जो उदारवाद था उसमें मूल अवयव क्या था? डेमोक्रेसी। ये भी क्या बात कर रहे हैं? ये भी बात कर रहे हैं नॉर्म्स की। इन्हीं नॉर्म्स, ये नॉर्म्स का जो दायरा है ये ही तीनों चीजों को अपने आप में समाहित करता है। इसी में समाज के नॉर्म्स, समाज की नैतिकता, डेमोक्रेसी के नॉर्म्स, रिपब्लिकन नॉर्म्स, ये भी इसमें समाहित हो जाते हैं। और अंतर्निर्भरता कैसे आती है? अंतर्निर्भरता भी हम देखते हैं। अंतर्निर्भरता को इस प्रकार से समझ सकते हैं। संस्था में आता है WTO, संस्था में आता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। इनके कुछ नॉर्म्स हैं। इस नॉर्म्स के जरिए देश जो है आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो इसलिए समाजशास्त्रीय उदारवाद, डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म और अंतर्निर्भर उदारवाद तीनों ही समाहित हो जाते हैं नव उदारवादी संस्थावाद में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो संस्थावाद है, संस्थावाद का दायरा व्यापक है। सभी उदारवादी विचारधाराओं के बजाय सबसे अधिक ये व्यापक है। और इसमें सिर्फ संगठन जैसे EU, WTO, UN इत्यादि ही शामिल नहीं होते हैं। सिर्फ यही शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इसमें जो है मूल्य भी शामिल होते हैं। ऐसे विचार शामिल होते हैं जिनके जरिए इन संस्थाओं की स्थापना होती है और इन संस्थाओं से शांति सहयोग की स्थापना होती है। यहाँ संस्थावादियों का थोड़ा सा मतभेद प्रारंभिक उदारवादियों से है। प्रारंभिक उदारवादी जैसे कि वुड्रो विल्सन आप समझ सकते हैं। प्रारंभिक उदारवादी या परंपरागत उदारवादी ये मानते थे, परंपरागत उदारवादी ये मानते थे कि यदि आप संस्थाओं का निर्माण कर देंगे तो अपने आप ही शांति की स्थापना हो जाएगी। यानी संस्थाएं स्वतः ही शांति स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ ये जो संस्थावादी हैं या नव उदारवादी हैं, इनका क्या मानना है? इनका ये मानना है कि संस्थाएं सिर्फ एक मंच हैं, ये हमें मिलने का मौका उपलब्ध कराती हैं और ये सिर्फ सहयोग का एक माध्यम है, मीडियम है, बाकी का काम हमें खुद करना है। ठीक। यहां संस्थावादियों की, इनके साथ हमने अंतर देखा परंपरागत उदारवादियों के साथ। एक इनकी जो विरोधी विचारधारा है यथार्थवाद, यथार्थवादियों के साथ इनकी आश्चर्यजनक रूप से एक समानता भी है। यथार्थवादी क्या मानते हैं? यथार्थवादी मानते हैं कि दुनिया अराजक है। ठीक। संस्थावादी भी मानते हैं कि दुनिया अराजक है, लेकिन संस्थावादी कहते हैं कि दुनिया जो अराजक है वह अराजकता परिपक्वपूर्ण अराजकता है, मैच्योर अनार्की है। परिपक्व अराजकता, ये यदि आपसे पूछा जाए कि परिपक्व अराजकता का विचार किस विचारधारा से संबंधित है, तो संस्थावाद से, नव उदारवादी संस्थावाद से, या नव उदारवाद से, या संस्थात्मक उदारवाद से, इन तीनों का नाम इसमें आएगा। तो यथार्थवादी अराजकता को मानते हैं। संस्थावादी भी कह रहे हैं कि अराजकता है दुनिया में, लेकिन यह अराजकता परिपक्व अराजकता है। परिपक्व अराजकता का मतलब यह हुआ कि यहां अराजकता को संस्थाओं के जरिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। यानी इनका समाधान संभव है। इस अराजकता को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा, देशों में मैच्योरिटी है और वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पालन करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का महत्व है और इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए अराजकता को नियंत्रित किया जा सकता है। ये मूल अंतर है यथार्थवाद की अराजकता और संस्थावाद की अराजकता में। ठीक।
ये हुआ संस्थावाद। इस संस्थावाद को नव उदारवाद भी कहा जाता है। इसी में शामिल हो जाते हैं समाजशास्त्री उदारवाद भी, यानी कि संस्थावाद एक व्यापक रूप है जिसमें समाजशास्त्री उदारवाद आता है, जिसमें गणतांत्रिक उदारवाद आता है। उदारवाद के समस्त रूप इसमें आ जाते हैं और ये वास्तव में नव उदारवाद है। परंपरागत उदारवाद में कौन आते हैं? परंपरागत उदारवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जैसे विचारक आते हैं जो वास्तव में स्वप्न दृष्टा थे। स्वप्न दृष्टा यानी ऐसे कल्पनावादी विचार वो रखते थे कि हाँ ठीक है, विश्व लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी, दुनिया शांति से रहेगी, राष्ट्र राज्य जो है खत्म हो जाएंगे, सभी लोग आपस में मिलजुल कर, यानी कि एक सपने जैसा जो देश चाहते थे। नव उदारवादी धरातल पर खड़े हैं। नव उदारवादी वास्तविकता की बात करते हुए और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते हैं। ठीक है, अब नव उदारवादी हमने पढ़े। एक डिबेट आता है, एक विवाद उभरता है। नव उदारवादी और पिछले फर्स्ट वीडियो में हमने नव यथार्थवादी पढ़े थे, तो इनमें नियो डिबेट उसको कहा जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है उनको हम एक तरीके से समराइज कर लेते हैं। इस डिबेट को कहा जाता है नियो डिबेट। नियो का मतलब न्यू ही होता है वास्तव में। अब ये अमेरिकी है तो अमेरिकी विचार न्यू, डब्ल्यू की जगह ओ लगा देते हैं तो न्यू की जगह ये न्यू हो गया। ठीक है, अब नियो डिबेट में डिबेट है नव उदारवाद का और नव यथार्थवाद का। तो हम इन दोनों को अंतर को समझ लेते हैं कि क्या मूलतः अंतर है। एक तरफ रखते हैं नव उदारवाद को, दूसरी तरफ रखते हैं नव यथार्थवाद को। नव उदारवाद में क्या शामिल है? नव उदारवाद में शामिल है हमने जो चीजें आज पढ़ी वो सभी। इसमें समाज शास्त्रीय उदारवाद शामिल है, इसमें शामिल है अंतर्निर्भर उदारवाद, और इसमें शामिल है गणतांत्रिक उदारवाद। संस्थात्मक उदारवाद, ये सभी इसमें शामिल है। जबकि इसमें क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है, यानी ये प्रतिनिधि विचार हैं इनके, और इसके जो प्रतिनिधि विचारक हैं या विचार हैं वो देने वाले हैं। एक तो मर्साइमर के विचार नव यथार्थवाद में शामिल हैं, और कीनथ वाल्ट के विचार भी नव यथार्थवाद में शामिल हैं। कीनथ वाल्ट के विचार। अब नव उदारवादी कहते हैं, नव यथार्थवादियों का मानना है कि दुनिया अराजकता पूर्ण है। दुनिया अराजकता पूर्ण है, और ये कहते हैं कि संस्थाएं कुछ नहीं करेंगी, संस्थाओं से जो है अराजकता खत्म नहीं होगी। ये कीनथ वाल्ट का मूलतः मानना था। नव उदारवादी भी मानते हैं कि दुनिया अराजकता पूर्ण है, लेकिन इस अराजकता को ये मानते हैं कि संस्थाओं के जरिए, जैसे UN, WTO इत्यादि के जरिए इन पर नियंत्रण संभव है। यानी ये जो अराजकता है परिपक्व अराजकता है। ये एक बिंदु हुआ। दूसरा बिंदु, नव यथार्थवादी मानते हैं कि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो सापेक्षिक लाभ है, यानी रिलेटिव गेन है। रिलेटिव गेन का मतलब, यदि आप अपनी लाइन नहीं बढ़ा सकते, दूसरे की लाइन छोटी कर दो, आप अपने आप आगे हो जाओगे। यानी खुद का लाभ यदि नहीं हो रहा हो तो दूसरे का नुकसान कर दो। दोनों उद्देश्य, अपना लाभ बढ़ाना भी और दूसरे का नुकसान भी करना, इसी को रिलेटिव गेन कहा जाता है। नव उदारवादी ऐसा नहीं मानते, वो सिर्फ अपने लाभ की बात करते हैं, एब्सोल्यूट गेन की बात करते हैं। दूसरे के नुकसान से उन्हें मतलब नहीं होता। वो ये जीरो सम गेम है,
यानी एक हारेगा एक जीतेगा। एब्सोल्यूट गेन नॉन जीरो सम गेम है, इसमें हमें नहीं मतलब कि दूसरे का नुकसान है, हम चाहते हैं कि दूसरे को भी लाभ हो, व्यापार के जरिए, निवेश के जरिए, और हमारा भी लाभ हो। यानी पारस्परिक लाभ की बात एब्सोल्यूट गेन में या निरपेक्ष लाभ में की जाती है। सापेक्षिक लाभ में एक का लाभ एक की हानि, इस प्रकार की बात होती है। नव उदारवादी क्या मानते हैं कि राज्यों के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए। संबंध अच्छे कैसे होंगे, तो इसके ये तरीके बताते हैं कि राज्यों के मध्य विश्वास होना चाहिए, राज्यों के मध्य सहयोग होना चाहिए, और राज्य एक दूसरे की सिर्फ अपने लाभ की नहीं, एक दूसरे के लाभ की सोचें और शांति के साथ रहें, तो संबंध अधिक विकसित होंगे। जबकि यथार्थवादी क्या कहते हैं कि किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दुनिया में धोखेबाजी की समस्या है। जैसे चीन ने भारत को धोखा दिया, ये अंतर है। नव उदारवादी मानते हैं कि राज्य को दूसरे राज्य के साथ व्यापार संबंध बढ़ाते रहना चाहिए। एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ व्यापार संबंध बढ़ाते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यापार बढ़ाना चाहिए। जबकि नव यथार्थवादी मानते हैं कि व्यापार बढ़े बढ़े ना बढ़े कोई मतलब नहीं, हमें सैन्य क्षमता बढ़ानी है। हमारा मूल ध्यान सैन्य क्षमता के अर्जन पर रहना चाहिए, सैन्य क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और यहाँ विचार आता है सिक्योरिटी डिलेमा का, सुरक्षा असमंजस का, जिसमें एक हथियारों की होड़ सी लगी रहती है। ठीक है, जो आज हम भारत चीन में देख सकते हैं या किसी जमाने में यूएसएसआर में थी, वैसा ही कुछ सुरक्षा असमंजस, हथियारों की होड़ की स्थिति इस यहाँ रहती है। तो ये था एक न्यू डिबेट का पॉइंट। हमने उदारवाद बहुत विस्तार से पढ़ा। अब उदारवाद की विशेषताएं तो हमने जान ली, लेकिन उसके कुछ आलोचना के बिंदु भी हैं। उदारवादी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कहते हैं कि सबको शांति से रहना चाहिए, संस्थाओं की बातें माननी चाहिए, गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन क्या यह पूरे विश्व की व्यवस्था की बात करता है? पूरे विश्व व्यवस्था की व्याख्या करने में सफल होता है? तो ऐसा नहीं लगता। यथार्थवादी कहीं ज्यादा सटीकता से व्याख्या करता है। और हम देख लेते हैं कि क्या आलोचनाएं संभव हैं उदारवाद की। तो उदारवाद को मूलतः कहा जाता है यूरोसेंट्रिक थ्योरी, यूरो केंद्रित सिद्धांत। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब उदारवादी लोकतंत्र की बात करते हैं, उदारवादी संस्थाओं की बात करते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करते हैं, तो ये यूरोप में ही दिखाई देता है। अफ्रीका और एशिया जो इतने बड़े महाद्वीप हैं, वहां तो ये दिखाई नहीं देता। यूरोपियन यूनियन में ही दिखाई देता है, दक्षिण में तो दिखाई नहीं देता। यानी कि हम कह रहे हैं कि उदारवादी वास्तव में यूरोपीय और अमेरिकी समाजों की ही व्याख्या कर रहे हैं और बाकी दुनिया की बातें नहीं कर रहे। अमेरिकी और यूरोपीय समाजों की व्याख्या करना ही इनका मूल उद्देश्य है, और बाकी की एशियाई अफ्रीकी समाजों की व्याख्या करने में ये विफल होते हैं। उदारवाद के जितने भी सिद्धांत हैं, उसमें भले ही हम समाजशास्त्रीय उदारवाद यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करें, या हम बात करते हैं अंतर्निर्भर उदारवाद की, जिसमें व्यापार को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, या बात करें गणतांत्रिक उदारवाद की, जहां डेमोक्रेसी सेंट्रल थीम होती है, संस्थात्मक उदारवाद की, ये सभी हमें यूरोप में तो दिखाई देते हैं, यूरोप में सफल होते हैं। लेकिन यदि एशिया में देखें, यदि अफ्रीका में देखें, तो ये जो थ्योरी है ये फेल होती दिखाई देती है, असफल होती दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उदारवादी सिद्धांत जो है सार्वभौमिक तो नहीं है।
और इनकी आलोचना करते हुए मार्क्सवादी तो यहां तक कहते हैं कि ये वास्तव में नव साम्राज्यवाद है, यानी साम्राज्यवाद का नया रूप है। जहां पहले साम्राज्यवाद में क्या होता था कि व्यवस्था पर, राज्य पर सीधा कब्जा कर लिया जाता था, अब ये जो नव साम्राज्यवाद है इसमें देश के विचारों पर नियंत्रण किया जाता है। वहां के विचारों पर नियंत्रण करके वहां की संस्कृति को अपने अनुरूप ढाल दिया जाता है, और यही ये पश्चिमी यूरोप के देश, अमेरिकी देश करना चाहते हैं। हालांकि मार्क्सवादियों का ये आरोप जो है थोड़ा कम प्रचलित है, इसको इतनी ज्यादा महत्ता प्राप्त नहीं है, लेकिन यूरोपीय केंद्रित होना और सिर्फ यूरोपीय समाजों की व्याख्या करना, सार्वभौमिक नहीं होना, ये बातें उदारवाद के बारे में हर कोई मानता है कि ये यूरोपीय समाजों की ही व्याख्या कर रहे हैं और एशियाई अफ्रीकी समाजों की व्याख्या करने में सफल नहीं है। यहाँ कुछ विचारक आते हैं जो और आगे आलोचना करते हैं। इनमें एक नाम आता है मार्टिन वुल्फ का। मार्टिन वुल्फ क्या कहते हैं? मार्टिन वुल्फ कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण खत्म हो रहा है, भूमंडलीकरण का अवसान हो रहा है, भूमंडलीकरण का अवसान हो रहा है। और भूमंडलीकरण वास्तव में देखें तो क्या है? 1991 के बाद भूमंडलीकरण ज्यादा प्रभावी हुआ है। भूमंडलीकरण में गैर राष्ट्रीयकर्ताओं का महत्व बढ़ा है, व्यापार का महत्व बढ़ा है। आज इसका खत्म होता रूप हम कहाँ देख सकते हैं? इसका खत्म होता रूप हम देख सकते हैं, ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन छोड़ा, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है, भारत भी कहीं न कहीं चाहता है कि वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, बाहरी उत्पादों से स्थानीय उद्यमियों की रक्षा करें। तो ये भूमंडलीकरण का जो विचार है उसके बारे में मार्टिन वुल्फ कह रहे हैं कि ये खत्म हो रहा है, और जो उदारवाद की विचारधारा है उसका प्रासंगिकता खत्म हो रही है। इसी क्रम में एक और विचारक हैं पैट्रिक डायमंड। पैट्रिक डायमंड भी इसी प्रकार के विचार देते हैं, और वो कहते हैं कि वैश्वीकरण के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती बन के उभर रही है वो है ब्रिटेन ईयू से अलग हो गया, यानी ब्रेक्जिट की समस्या। सीधे सीधे तौर पे ये उदारवादी विचारों को चुनौती ही है, और वास्तव में यथार्थवाद की वापसी है कहीं न कहीं। और जो अमेरिका चीन के बीच विवाद चल रहा है, अमेरिका चीन के बीच विवाद चल रहा है, व्यापार युद्ध, अमेरिका बार बार धमकी देता है WTO को खत्म करने की, वो सब कहीं न कहीं एक खतरा बना हुआ है पैट्रिक डायमंड के शब्दों में, कि इन सब से वैश्वीकरण जो है वो खत्म होने जा रहा है। ये वैश्वीकरण के समक्ष ये कुछ खतरे बनकर उभरे हैं। मार्टिन वुल्फ भी कह रहे हैं कि भूमंडलीकरण का धीरे धीरे अवसान हो रहा है। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं। इसी क्रम में एक और विचारक भी आते हैं, फीडमैन अपना अलग सिद्धांत देते हैं। फीडमैन कहते हैं, इनका सिद्धांत कहलाता है बैकलेस अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। बैकलेस अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन में कहते हैं कि पूरे विश्व में भूमंडलीकरण का विरोध हो रहा है, और भूमंडलीकरण का जो विरोध है ये उदारवाद की मान्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, उसके ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा करता है कि उदारवाद वास्तव में प्रासंगिक नहीं है और विश्व व्यवस्था की व्याख्या करने में सफल नहीं है। ये आलोचक थे फीडमैन, पैट्रिक डायमंड, मार्टिन वुल्फ और मार्क्सवादी यूरो केंद्रित होना इस विचारधारा का, ये आलोचनाएं थी उदारवाद की। अब एक बैलेंस व्यू यदि हम देखें, निष्कर्ष के रूप में अध्ययन करें, तो एक निष्कर्ष के रूप में नपातुला विचार आता है अंग्रेजी विचारकों का, जिसे कहा जाता है इंग्लिश स्कूल थॉट या इंग्लिश स्कूल का विचार।
अमेरिकी विश्वविद्यालयों के जो विचारक थे उनके विचारों को सामूहिक रूप से इंग्लिश स्कूल का थॉट कहा जाता है। क्या कहते हैं ये? इनमें बड़ा नाम आता है मार्टिन व्हाइट का, इनमें बड़ा नाम आता है हेडले बुल का। हेडले बुल का अनुवाद आप हेडले सांड मत कर देना, ये हेडले बुल नाम है इनका। हेडले बुल का ये कहते हैं कि देखने में तो नव उदारवाद और नव यथार्थवाद ये दोनों एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं प्रतीत होती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों जो विचारधाराएं हैं ये एक दूसरे की पूरक हैं। यानी कि कुछ व्यवस्थाओं की व्याख्या नव उदारवाद करता है, लेकिन सारी व्यवस्थाओं की नहीं कर सकता, तो कुछ व्यवस्थाओं की व्याख्या जो है नव यथार्थवादी तरीके से होती है। क्योंकि नव यथार्थवादियों की ये जो मान्यता है कि दुनिया अराजकतापूर्ण है, यह वास्तव में सही है। क्योंकि भले ही कितनी ही संस्थाएं आ जाएं, सबसे जो सुप्रीम है अपने आप में वो तो स्टेट ही है। स्टेट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। और नव उदारवादी जो है इस व्यवस्था की व्याख्या नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि संस्थाएं सुप्रीम हैं। इसलिए दोनों जो विचार हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इंग्लिश स्कूल का थॉट भी ये मानता है कि इस अराजकतापूर्ण व्यवस्था में भी शांति की स्थापना हो सकती है। यानी जो यथार्थवादी ये मानते हैं कि संघर्ष हमेशा चलता रहेगा, अनंत काल के लिए चलता रहेगा, वह सही नहीं है। अराजकतापूर्ण व्यवस्था में भी शांति की स्थापना संभव है, ऐसा इंग्लिश स्कूल का मानना है। ये मानते हैं कि शांति कैसे होगी। शांति का ये तरीका बताते हैं कि शांति जो है समाज के द्वारा स्थापित होगी। इसका उदाहरण अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के नागरिकों ने विरोध किया वहां परमाणु बम का। वहां तो लोग न्यूक्लियर रिएक्टर तक का विरोध करते हैं, परमाणु बम तो बहुत बड़ी बात है। जर्मनी के नागरिकों ने विरोध किया परमाणु बम का। और यदि आसियान के देशों को देखें तो उन्होंने एक न्यूक्लियर फ्री जोन बना रखा है। न्यूक्लियर फ्री जोन, परमाणु मुक्त क्षेत्र। तो ऐसा इसी विश्व में संभव है। एक तरफ देश लड़ भी रहे हैं, एक तरफ ऐसे भी देश हैं जो परमाणु बम सक्षम होते हुए भी नहीं बना रहे हैं। और ये कैसे संभव हो पाया है? ये लोगों के द्वारा ही संभव हो पाया है, समाज के दबाव के चलते ये संभव हो पाया है। क्योंकि इन देशों ने देखा था परमाणु बमों के विनाश को। जापान और जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका झेली थी, और कहीं न कहीं आसियान को ये जो देश थे वो भी विश्व युद्ध के केंद्र में रहे थे। इन्होंने देखा था कि हथियारों की होड़ का क्या अंजाम हो सकता है। इसलिए इन्होंने भलाई समझी कि हमारा भला इसी में है कि हम इस होड़ को छोड़ करके और आर्थिक उन्नति के रास्ते पर चलें। तो इंग्लिश स्कूल जो ये कह रहा है कि शांति की स्थापना समाज के द्वारा ही होगी, इस वजह से इंग्लिश स्कूल को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक दृष्टिकोण के रूप में भी देखा जा सकता है इंग्लिश स्कूल को, क्योंकि ये मानते हैं कि शांति की स्थापना जो है वो समाज के द्वारा होगी। और आगे ये कहते हैं कि समाज के जरिए, समाज के यदि मूल्यों में हम परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं तो शांति को स्थायी बना सकते हैं और व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। मूल्यों में परिवर्तन का मतलब, यदि लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में स्थापित कर दिया जाए, लोकतंत्र का मतलब कि सभी के विचारों का सम्मान हो, सभी को समानता का अधिकार मिले, स्वतंत्र हो सभी, इस प्रकार की यदि भावना समाज में स्थापित हो जाती है तो स्थायी शांति हो पाएगी, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो इंग्लिश स्कूल यहाँ उदारवाद के संबंध में और नव यथार्थवाद दोनों के संबंध में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाने में सक्षम होता है। ये कहता है कि नव यथार्थवादियों की मान्यता ठीक है कि दुनिया अराजकतापूर्ण है,
लेकिन शांति स्थापना संभव है। और शांति कैसे होगी? समाज के द्वारा होगी और समाज में मूल्यों में परिवर्तन के द्वारा होगी। ठीक, ये था उदारवादी विचार का आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने उदारवाद के 4 प्रकार देखे और उनका अलग अलग व्याख्या की, नियो डिबेट पढ़ा, उदारवाद की आलोचना और इस इंग्लिश स्कूल का थॉट समझा। तो इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।